नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम लोग मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुंडामान की। तो मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मुंडामान की शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। हो जनजाति जो है वो मुंडा समाज की उपशाखा है। ठीक है, मुंडा समाज की उपशाखा है हो जनजाति। और निवास स्थान इसका हो देशम है। हो देशम का मतलब है कोल्हान प्रमंडल आज का जो है। तो कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन सा जगह है? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यहाँ कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन सा है? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये हो गया इसका निवास स्थान। इसका प्रजाति प्रोटोस्टोलैड है। हो जो है ये एक लड़ाका कोल है। कोल का मतलब है आदिवासी। पूरे आदिवासी को हम लोग कोल के नाम से जानते हैं। तो हो जो है, हो को हम लोग लड़ाका कोल बोलते हैं, लड़ाकू कोल खैरवार को बोलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इसका झारखंड में चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? संथाल का, दूसरा है उरांव का, तीसरा मुंडा और चौथा हो। हम लोग यहाँ पर ये देख लिए कि ये हो जनजाति से रिलेटेड है मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो हो जनजाति जो है वो कौन है? मुंडा समाज की उपशाखा है। इसका निवास स्थान कहाँ है? तो कोल्हान। हो लड़ाका कोल कहलाता है। ये लड़ाका कोल इसलिए कहलाता है कि जब ये सिंहभूम में जब ये लोग था तो सिंहभूम में उस समय में सिंह शासकों का शासन था, सिंह राजाओं का शासन था। और वो लोग से इन लोग का बहुत चलता था दोस्ती। लेकिन जैसे ही अंग्रेज शासन वहाँ पर आया, में अंग्रेज़ों का आगमन बाद में हुआ, तो जब ये लोग यहाँ आए तो राजा जो कि था वहाँ का सिंहभूम का, वो डर गया। डरने के बाद वो क्या किया कि वो उन लोग का अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन हो लोग जो है ये कहे कि नहीं, हम किसी के अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे चलता गया, समय बीतता गया और अंग्रेज जो है राजाओं पे दबाव बनाने लगा टैक्स लेने के लिए, कर के लिए। तो जब कर के लिए जब चला तो इनका राजा से भी इनका नहीं पटने लगा। राजा जब वो बोलता टैक्स देने के लिए तो ये लोग उसका विरोध करते थे, ये लोग टैक्स नहीं देते थे। तो राजा जो कि था उस वहाँ का जो सिंह राजा लोग जो थे वो लोग चले गए अंग्रेज के पास, अंग्रेज से सहायता मांगे। तो अंग्रेज से जब सहायता मांगे तो इनका पहला लड़ाई हुआ था 1820-21 में, जिसको हम लोग हो विद्रोह के नाम से जानते हैं। यहाँ लड़ाई हुआ और ये लोग हार गया, हो की हार हो गई। 1820-21 में जब हो विद्रोह जब होता है उस समय में सिंहभूम के राजा थे राजा जगन्नाथ सिंह, और अंग्रेज गवर्नर का एजेंट था रफसेज। तो रफसेज जो है जगन्नाथ सिंह का साथ देता है और हो के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ होता है और लगभग 1-1.5 माह चला होगा ये युद्ध। और यहाँ पे हो की हार हो जाती है। हार के बाद ये लोग कर देना स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग कर दे देंगे। लेकिन ये लोग कर देते नहीं हैं और अपना वहाँ पे उस क्षेत्र में उत्पात मचाते हैं। पुनः 1821 में कर्नल रिचर्ड के साथ इनका युद्ध होता है और हो लोगों की फिर हार हो जाती है। फिर भी ये लोग कर देना स्वीकार नहीं करते हैं, कर नहीं देते हैं। इस तरह से ये चलता गया। 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ। ये कोल विद्रोह जो है ये हो विद्रोह ही है। इसलिए कभी हम लोग शुरू में ही हम बताएं कि कोल का मतलब होता है आदिवासी, तो इसका नाम दिया गया कोल विद्रोह। लेकिन इसमें हो जनजाति के लोग ही शामिल थे। तो इस समय में अंग्रेज गवर्नर जनरल का एजेंट था विल्किंसन। इसी के साथ में
वो युद्ध होता है 1831-32 में। यहाँ भी ये लोग हार जाता है, हो की हार होती है, और हारने के बाद फिर भी ये लोग कर नहीं देते हैं। फिर 1836 ईस्वी में रिचर्ड्स के नेतृत्व में युद्ध हुआ और यहाँ ये लोग अंग्रेज़ों को कर देना स्वीकार कर लेते हैं। जब इन लोग का युद्ध हुआ और ये हार गए 1836 ईस्वी में, फिर से हो जो है वो हार गए। हारने के बाद तब ये लोग कहे कि हम लोग अंग्रेज़ों को कर देंगे, राजा को नहीं। तो राजा को ये लोग हटा दिए। 1837 ईस्वी में मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विल्किंसन जो था वो सरकारी मान्यता प्राप्त किया। इसीलिए हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग विल्किंसन रूल के भी नाम से जानते हैं। ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है ये विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा विल्किंसन रूल। तो जब ये 1837 में जब ये कोल विद्रोह जब समाप्त हो गया, 1836 में फिर हार गए, तो 1837 ईस्वी में ये विल्किंसन जो था वो देखा कि इनके साथ लड़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इनके साथ यदि हम लोग समझौता कर लें तो हमको फ़ायदा होगा। और उसी समय ये सरकारी मान्यता प्रदान करा दिया इनकी शासन व्यवस्था को। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है ये पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। ये क्या है? प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है या मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ये कितने स्तर की है। तो ये द्विस्तरीय है। हम लोग इसको मिटा देते हैं पहले, तब करते हैं। कोल विद्रोह के बाद रेगुलेशन 13 पास किया गया था, जिसमें कहा गया कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट आदिवासियों के क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो ये थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था और ये गवर्नर के एजेंट के रूप में ये कोल्हान के सभी मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया, मुंडा के पद को वंशानुगत कर दिया। और ये जो विल्किंसन रूल जो इसने बनाया था, जिसको हम लोग जानते हैं कि ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था विल्किंसन रूल है, तो इस नियम में कुल 32 प्रावधान थे, जिसमें टैक्स का, दंड का। तो दंड में उसने कहा कि जो हत्या, बलात्कार, डकैती, मतलब जो संगीन अपराध है वो जाएगा गवर्नर के कोर्ट में जाएगा, जो अंग्रेज का जो सरकार का जो कोर्ट था उस कोर्ट में जाएगा, हत्या, बलात्कार, डकैती। लेकिन बाकी जितना भी था वो लोग जो मुंडा मान की व्यवस्था जो है उसमें उसको दंड मिल जाएगा। तो इस सब केस को छोड़ करके बाकी सारा केस मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय का मतलब होता है कि पहला फेज हो गया और दूसरा फेज हो गया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ऐसे चलेगा। ये एक हो गया जो ग्राम, जिसको हाथू कहते हैं, तो हाथू का जो प्रधान होगा उसको हम लोग मुंडा के नाम से जानेंगे। ये हो गया मेरा मुंडा। ये कहाँ हो गया? ग्राम में, ग्राम या हाथू। और दूसरा हो गया जब ये 5 से 10 या 10 से 20, किसी बुक में लिखा है कि 5 से 10 ग्राम मिल करके बनाते हैं एक पीढ़, और किसी में लिखा हुआ है कि 10 से 20 गांव मिल करके एक पीढ़ बनाते हैं। मतलब ये इतना गांव जब मिलेगा या हाथू इतना मिलेगा तो वो बनेगा पीढ़, पट्टी। पीढ़ है या पट्टी है या पीर के भी नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसको पढ़ा भी बोलता है। तो ये हमारा द्विस्तर कौन कौन सा हो गया? ग्राम और पीढ़ या पट्टी।
तो पहला स्तर हो गया ग्राम का, दूसरा स्तर हो गया पीड़ या पट्टी का। तो ग्राम का प्रधान होता है मुंडा। तो मुंडा के सहायता करने के लिए और भी पदाधिकारियों की आवश्यकता हुई। यहाँ हम लोग इसको देख रहे हैं, ये हो गया हातू। पहला स्तर जो सबसे निम्न स्तर का है वो हातू मतलब गांव लेवल पे, और ये पीर या पीड़ या पट्टी ये लगभग माने मिनिमम 5 गांव मिल करके एक पीड़ या पट्टी का निर्माण करता। तो हम लोग पहले चलते हैं ये हातू लेवल पे। तो हातू का प्रधान होता है मुंडा। मुंडा जो है प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है। माने मुंडा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और न्याय का देखेगा। इसके सहायता के लिए डाकुआ रखा गया। 2 या 3 डाकुआ भी बहाल होते थे। ये डाकुआ जो है इनका काम क्या था, ये मुंडा का सहायता करते थे। मुंडा का जो भी आदेश होता था ना वो गांव में ले जा करके ये लोग ग्रामीण जनता तक फैलाते थे या उनको पहुंचाते थे। तो डाकुआ मतलब हो गया ये मोटा मोटी ये चपरासी का काम करता था। इसके बाद इसका धार्मिक प्रधान था, उसका नाम था द्यूरी। तो द्यूरी का काम था पूजा पाठ कराना, शादी विवाह कराना, या कोई भी पर्व त्यौहार होता तो उसमें भी वो शामिल होता, और वो सारा काम द्यूरी का था। यदि द्यूरी जब अनुपस्थित हो जाता तब फिर क्या होता, तो उसके लिए यात्रा द्यूरी था, जो उप धार्मिक प्रधान के नाम से जाना जाता था या द्यूरी का सहायक होता था। इसका काम इसके अनुपस्थिति में, द्यूरी के अनुपस्थिति में यात्रा द्यूरी ही काम किया करते थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जब विल्किंसन रूल जब लागू हो गया तो कर तसीलने के लिए हो गया। ये लोग जब हो जनजाति के लोग जब रेडी हो गए कि हम लोग टैक्स देंगे अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज सरकार जो है वो एक तहसीलदार का नियुक्ति किया। तहसीलदार, इसका काम क्या था, टैक्स वसूल करना। इसका काम था टैक्स वसूलना। तो अब हम लोग यहाँ पे टैक्स वसूलता था तो कैसे होता था उसके बारे में देखें। तो विल्किंसन रूल जो है वो कहा कि 1 रुपया, तो पहले होता था 1 रुपया बराबर 16 आना। 1 रुपया में 16 आना होता था। तो ये रूल कहा कि जब टैक्स 1 रुपया वसूलेगा यदि मुंडा, तो क्या करेगा, 1 रुपया में 4 आना ये अपने पास रखेगा। 4 आना अपने पास रखेगा, मतलब मुंडा को 4 आना 1 रुपया में मिल जाएगा। मतलब टैक्स का ये बंटवारा हुआ, किसके किसके पास गया, मुंडा को गया, मानकी को गया और अंग्रेज को गया। ठीक है। तो 4 आना ये लिया और 12 आना गया मानकी को। 4 आना मुंडा के पास गया और 12 आना मानकी के पास गया। तो हम लोग एक बार यहाँ फिर से हम लोग पहले बता दें कि पीर, पीड़ या पट्टी का प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। ये 5 से 10 गांव मिला करके होता है। तो मानकी को, अब ये 1 रुपया ये तसीला मुंडा, तो 16 आना तसीला, तो 12 आना दे दिया मानकी को, 4 आना अपने पास रख लिया। इसी 4 आना में से ये लोग को ये वेतन, ये लोग का वेतन होतन जो था वो ये देता, अपने भी रखता, और ये वेतन में, वेतन मद में ये खर्च होता ये 4 आना। और ये जो 12 आना था, जब ये फिर मानकी के पास और भी गांव वाले लोग ला करके देते, तो फिर जब ये 16 आना जब इसका होता, तो ये मानकी जो है ये 16 आना जब ये ले लेता, तो 16 आना को लेकर के जाता और वो सरकार के यहाँ जमा करता। तो जब ये 16 आना जमा करता तो इसको 1 आना इसको मिल जाता था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें 16 आना में इसको मिला 4 आना, और ये 12 आना मानकी को ले जा करके देगा। मानकी जब इसके पास जब 16 आना हो जाएगा तो उस 16 आना को ले जा करके सरकार के यहाँ जमा करेगा, सरकार के खजाना में, और सरकार के खजाना से 1 आना ये मिल जाएगा इसको, मानकी को, पारिश्रमिक के रूप में। ठीक है। ये इसका टैक्स का
मैंने तहसीलदार का काम ये था पैसा तहसीलना, और ये प्रक्रिया जो की था ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा तरीका था। जो पहले जब हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, इसमें टैक्स नहीं लगता था। तो यहाँ पर टैक्स आया और टैक्स का बंटवारा इस तरह से होता था, नीचे से लेकर के अंग्रेज के स्तर तक, मतलब ये दोनों स्तर पे पैसा बंट गया, टैक्स का पैसा, और आगे चला गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दंड का। तो हम लोग देखें कि जो डकैती, हत्या, बलात्कार, मर्डर, वैसे केस को गवर्नर माने सरकार के यहाँ भेज दिया जाता था, सरकार के न्याय प्रणाली में, और बाकी जो छोटे छोटे जो के होते थे उनका फैसला कौन करता था? मुंडा। कौन करता था? मुंडा। तो छोटा वाला केस में ये दंड जो लगाता था, जैसे मान लीजिए कि ये जो दंड लगाया, ये दंड में मान लीजिए कि जितना भी पारिश्रमिक, जितना भी फाइन जो हुआ, दंड की राशि को आधा ये दे देता था डाकुआ को, डाकुआ का वेतन। कहने का मतलब है कि ये वेतन के मद में ये पैसा जाता था, और आधा पैसा जो है वो गांव के विकास में, और आधा पैसा, आधी राशि गांव के विकास में, खर्च होता था। ठीक है, तो ये इसका दंड का प्रणाली था। इसमें भी हम लोग वो बिटलाही, यहाँ भी लागू होता था। ये बिटलाही था क्या? ये तो हो गया हमारा ये एक दंड, तो जो आर्थिक दंड था। एक था सामाजिक दंड, जिसको हम लोग बिटलाही के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई आदमी यौन अपराध कर देता है, या उनके जो गोत्र से बाहर जा कर के लोग खाना खा लेता है, मतलब अपने जनजाति को छोड़ करके दूसरे जनजाति में खाना खा लिया, या किसी तरह का, तो वो सामाजिक बहिष्कार कहलाता था। वो सामाजिक बहिष्कार के दंड को हम लोग बिटलाही के नाम से जानते हैं। और इस बिटलाही, ये जो सामाजिक बहिष्कार होता था, इसमें लोग उसको घर से, माने अपने समाज से, गांव से निकाला कर देते थे। तो गांव से वो बाहर जाता नहीं था, रहता था अपने घर में ही, लेकिन उससे कोई भी समाज का आदमी उससे बात नहीं करता था। और ये बिटलाही को जब ये भोज भात का व्यवस्था करता, पूरे समाज को जब ये खिलाता पिलाता, और उसमें द्विरी जाते जो धार्मिक प्रधान थे, उनका पूजा पाठ करा करके उसको उससे छुटकारा दिलवाते, और जब सारे गांव के लोग खा लेते तो फिर उसको समाज में मिला लिया जाता था। कोल्हान प्रमंडल आज भी मुंडा मान की शासन व्यवस्था का जीवंत उदाहरण वहाँ पर आज भी आपको देखने को मिलता है। और उस समय में भी उनको न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था। तो इस तरह से हम लोग आज यहाँ पर मुंडा मान की शासन व्यवस्था को यहाँ पे समाप्त किए। आप इसके बाद भी आप किताब ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो तो आप उसको देख लीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।